किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद कुछ मिनट तक तो आपका जोश बहुत ज़्यादा होता है, पर चंद मिनट के बाद ही आप ठंडे पड़ जाते हैं, आप सुस्त पड़ जाते हैं। अब दोस्तों, इसे आप चंद घंटे बोल सकते हैं या फिर 2-3 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटिवेशन वो होना चाहिए जो निरंतर रहे, जो जीवन पर्यंत रहे, और ऐसा मोटिवेशन आपको किसी वीडियो को देखने से नहीं मिल सकता और ना ही किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनने से मिलता है। ऐसा मोटिवेशन जगाने के लिए आपको खुद के अंदर से आलस्य को ख़त्म करना होगा। आलस्य की जड़ को समझकर उसकी जड़ को ही उखाड़ कर फेंकना होगा। उसके बाद आपके अंदर एक ऐसा जोश, एक ऐसा उत्साह जन्म लेगा जो निरंतर रहेगा, जो शाश्वत रहेगा। चलिए मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आलस्य का ताकत और कमजोरी से कुछ लेना देना है? क्या शारीरिक रूप से ताकतवर इंसान आलसी नहीं हो सकता? और इसके विपरीत शारीरिक रूप से कमजोर आदमी क्या जोशीला, उत्साह से भरा हुआ नहीं हो सकता? हमने अपने आसपास ही कितने ही ऐसे लोगों को देखा है जो शारीरिक रूप से तो बहुत ताकतवर होते हैं, जिम करते हैं और शारीरिक व्यायाम करते हैं, लेकिन वह फिर भी आलसी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना ताकतवर आदमी जो काम चाहे वो झट से कर दे, लेकिन फिर भी वह नहीं कर पाता। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ताकत का आलस से कुछ लेना देना नहीं है। जोश, उत्साह तो कहीं और से जन्म लेता है, और एक बार अगर आप इसके केंद्र को समझ जाते हैं कि जोश कहाँ से पैदा होता है, तो जीवन भर आपको आलस्य कभी छू भी नहीं पाएगा और आपको कोई दूसरी मोटिवेशनल स्पीच सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उससे आपको एक ऐसे रहस्य का पता चलेगा जिससे कि आप अपने आलस्य को त्याग कर हर पल मोटिवेटेड रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस समय ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपने जीवन यापन किया करते थे। उस समय कनकपुर नाम के गांव में राहुल अपने पिता के साथ रहा करता था। राहुल अभी शादीशुदा नहीं था और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाया करता था। उसके पिता बूढ़े हो चले थे, लेकिन खेतों का काम करना अब भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ राहुल शारीरिक रूप से काफी मजबूत था। जिस काम को करने के लिए 4-4 लोगों की जरूरत होती थी, वहां पर राहुल उस काम को अकेले ही कर देता था। उसमें एक अद्भुत ताकत थी। उसकी माँ घर पर गाय और भैंस पाला करते थे, जिनका दूध पीकर राहुल बहुत ही ताकतवर हो चुका था, और इसी वजह से गांव के कोई भी लोग राहुल और उसके पिता से पंगा या झगड़ा नहीं करते थे। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था और जो भी खेतीबाड़ी में अनाज पैदा होता था, उसका कुछ हिस्सा अंग्रेज उनके गांव में आकर लगान के रूप में ले जाया करते थे। इसलिए गांव वाले को अपने खाने पीने की चीज उगाने के लिए खेतों में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारा अनाज लगान के रूप में देने के बाद उनके पास खाने के लिए बहुत कम अनाज बचता था। इसीलिए ज़्यादा मेहनत करके वो अपने लिए पूरे साल अनाज पैदा करने की कोशिश करते थे। हालांकि राहुल का पिता बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उनको खेतीबाड़ी के काम में बड़ा ही अनुभव पता था और वो मेहनत करने के लिए भी कभी पीछे नहीं हटते थे। जाड़े के दिनों में रात रात भर अपनी फसल में पानी देने का काम वे बड़े ही आसानी के साथ कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ चली थी और उनके देखने की क्षमता भी कम हो गई थी। इसलिए रात में फसल में पानी देना बड़ा ही जोखिम भरा होता था, क्योंकि फसल में बहुत से जंगली जानवर रहा करते थे, जिससे राहुल के पिता की जान का खतरा बढ़ जाता था। जैसे कि बहुत बार उस फसल में सांप भी देखा गया था। इससे राहुल की माँ को बहुत ही चिंता होती थी और वो राहुल को कहा करती थी कि बेटा, तुम्हारे पिता अब बूढ़ा हो चले हैं, अब सारा काम काज, सारी फसल की जिम्मेदारी तुम्हें अपने सर पर लेनी चाहिए। जरा सोचो कि घर में जवान बेटा होते हुए बूढ़ा पिता खेतों में काम करता, क्या ये अच्छी लगती है? अरे तुम्हें इतनी ताकत है,
अरे तुम इतने मजबूत हो, इतने ताकतवर हो, तुम खेतों का काम क्यों नहीं करते? लेकिन राहुल पर उनकी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता रहता, तरह तरह के खेल खेलता रहता, लेकिन अपने पिता की मदद के लिए कभी अपने कदम आगे नहीं बढ़ाता। एक दिन जब राहुल के पिता फसल में पानी दे रहे थे तो अचानक से एक सांप उनके पैर पर काटकर चला गया। उनके आसपास मदद के लिए भी कोई मौजूद नहीं था। वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए अपने घर पहुंचते हैं। रात का समय था और अस्पताल भी आसपास कहीं पर नहीं था। सबसे नजदीकी अस्पताल भी वहां के नगर में था, जो कि गांव से बहुत दूरी पर था। इसलिए आनन फानन में राहुल अपने पिता को नगर में ले जाता है तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। राहुल अपने पिता के मृत शरीर को लेकर अपने घर पर वापस लौट आता है। उसके घर पर सन्नाटा छा गया था और घर में अब कोई नहीं बचा जो घर की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर ले सके। घर में सिर्फ राहुल और उसकी माँ बचे थे। अब पूरी जिम्मेदारी राहुल के कंधे पर थी। राहुल ने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसका जीवन आगे किस तरह चलने वाला है। अब तक जो राहुल बेफिक्र हुआ करता था, अचानक से सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। अब उसे ही फसल उगानी पड़ती थी। फसल की देखभाल, फसल में पानी देना, सभी काम सब उसी का काम हो गया था। लेकिन राहुल के मन को एक ऐसी आदत लग चुकी थी, उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। बस पूरे दिन गप्पे लड़ाना और ताश खेलना, यही उसका काम हो गया था। लेकिन समय ने करवट ली और वो दिन भी आ गया जब अंग्रेज उसके गांव से लगान वसूल करने के लिए आ पहुंचे। राहुल अपने खेतों की देखभाल नहीं करता था, इसीलिए उसके खेतों में बहुत कम अनाज हुआ। दूसरे खेतों के मुकाबले उसके खेत में आधा अनाज हुआ था और आधे में से ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजों ने लगान के रूप में वसूल लिया था और अपने साथ ले गया। अब राहुल के घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। दाने दाने के लिए उसकी माँ अपने पड़ोसियों की मोहताज हो चुकी थी। उसकी माँ को मांगना तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। राहुल एक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का आदमी हो चुका था। अब उसके खेत बंजर पड़े रहते थे, उसमें कोई अनाज उगाने वाला नहीं था। इस बात से राहुल की माँ को उसके सीने में एक दर्द सा होता था। जो परिवार कुछ समय पहले इतना धन संपन्न हुआ करता था, उसके पति के मरते ही वो दाने दाने के लिए पड़ोसियों के मोहताज हो चुके थे। वो अक्सर राहुल को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन उनकी बात सुनने के बाद राहुल में कुछ देर तक तो जोश रहता था और वो सीधा उठकर अपने खेत में पहुंच जाता था। लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसका उत्साह, उसका जोश ठंडा पड़ जाता था और फिर से वही जीवन शैली शुरू हो जाती थी। एक दिन जब राहुल की माँ राहुल को जली कटी सुना रही थी तो राहुल ने गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा, मैं भी चाहता हूँ दूसरों की तरह अनाज उगाना, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा मन अपने वश में नहीं है। जब भी मैं सोता हूँ तो ये सोचकर सोता हूँ कि सुबह उठकर अपने खेतों में काम करूँगा और मैं अनाज उगाऊंगा, लेकिन सुबह उठते ही मुझे पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि बिस्तर से उठने का मेरा मन ही नहीं करता। मैं खुद अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं खुद इन चीज़ों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इन सारी बातों को राहुल का पड़ोसी भी सुन रहा था। राहुल का यह कथन सुनने के बाद उसके पड़ोसी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा जैसा हालत है मेरे बेटे की भी ऐसी ही हालत हुआ करती थी, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है। जब मैंने अपने बेटे को उनसे मिलवाया तो पता नहीं उसने ऐसा क्या बताया कि मेरा बेटा आकस्मिक रूप से एकदम बदल गया। आज वो बहुत मेहनत करता है, सुबह उठते ही बिना बोले खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाता है। मैं खुद उसका यह बदलाव देखकर आश्चर्यचकित हूँ। आखिर उस बौद्ध भिक्षु ने ऐसा क्या बताया था? तुम भी जाकर उस बौद्ध भिक्षु से एक बार जरूर मिल लो। वो कुछ पैसे तो नहीं लेते हैं। अगर तुम्हारा फायदा भी नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ नुकसान भी नहीं होगा। ये सुनकर राहुल की माँ ने राहुल से कहा कि बेटा, तुम एक बार जाकर उस बौद्ध भिक्षु से जरूर मिल लो। उसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया तो मैं सह लूंगी,
लेकिन तुम अपने स्तर से अपने आप को बदलने की कोशिश तो करो। तुम में इतनी क्षमता है, इतने ताकतवर हो, फिर भी तुम कुछ काम नहीं करते हो। तुम एक बार उससे मिलो। ये सुनकर राहुल अगले ही दिन उस बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचता है और उन्हें अपनी सारी समस्या बता देता है। उसके समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु कहना शुरू करते हैं। उसे बताते हैं कि तुम रोज रात को ये सोचकर सोते हो कि तुम्हें सुबह खेतों में काम करना है, लेकिन तुम बिस्तर से उठ ही नहीं पाते हो। ऐसा क्यों होता है? ये सुनकर राहुल कहता है, महात्मन, वही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उसके बाद वह बौद्ध भिक्षु कहता है कि तुम अपने आप को बदलना तो चाहते हो, ये तो जाहिर है, लेकिन तुम चाहते हो कि 2 मिनट में ही खुद को बदल लें। 2 मिनट तक तुम्हारे अंदर जोश रहता है और उत्साह उठता है और फिर से वह ठंडा पड़ जाता है। इसलिए तुम रात में जो सोच कर सोते हो, लेकिन सुबह वह काम नहीं कर पाते हो, क्योंकि 2 मिनट का जोश और उत्साह केवल दुख ही देगा, क्योंकि तुम वह काम को पूरा नहीं कर पाओगे और पूरा नहीं करोगे तो तुम सोचोगे कि मेरा जोश और उत्साह किस काम का है। आकस्मिक रूप से जोशीले मत हो जाओ और अपने मन को शांत रखो। शांत प्रवृत्ति के साथ निरंतर जोश और उत्साह पैदा करने की कोशिश करो। मैं इसके लिए तुम्हें 5 रास्ते बताता हूँ, जिसके द्वारा तुम जीवन पर्यंत जोश से भरे हुए रह सकते हो और किसी भी काम को करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहला सिद्धांत, अपने लक्ष्य की तरफ हर रोज एक कदम बढ़ाने का फैसला करो। अगर तुम पूरा नहीं कर पाते तो तुम खुद सोचो, क्या तुम एक ही दिन में अपनी फसल को उगा सकते हो? अगर नहीं तो अपने फसल उगाने की तरफ एक एक कदम बढ़ाना शुरू करो। जैसे कि फसल उगाने की बारी आई तो तुम सबसे पहले दिन जाकर अपने खेतों को तैयार कर दो। उसके बाद धीरे धीरे हर एक दिन अपने साथ अपने खेतों में फसल उगाने के काम को बढ़ाते रहो। उससे तुम्हारा जोश और उत्साह कम होने की बजाय निरंतर बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम हर दिन अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो तुम ये पाओगे कि मंजिल के तुम करीब पहुंच रहे हो और मंजिल तुम्हारी तरफ आ रही है। इसलिए जैसे जैसे तुम मंजिल के पास पहुंचोगे वैसे वैसे तुम्हारा जोश और उत्साह बढ़ता चला जाएगा। जब कोई आदमी किसी पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में तो उसे वह पहाड़ बहुत ऊंचाई दिखाई देता है। शायद एक आदमी उस पहाड़ की ऊंचाई को देखकर उसकी कभी चढ़ने का फैसला ही ना करे, लेकिन जब कोई आदमी उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी ऊंचाई तक पहुंचने लगता है तो उसके कदम खुद ब खुद जल्दी से उठने लगते हैं, क्योंकि वो अपने मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। इसीलिए पहले सिद्धांत, रोज अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओ। और ज्यादातर लोग बाहर का खाना पीना खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे हमारे शरीर में नशीले कण उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हमारा शरीर आलस्य को पकड़ने लगता है और इसीलिए उन नशीले कणों का खात्मा बहुत जरूरी हो जाता है। और इसलिए अगर तुम उन नशीले कणों को खत्म करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक विधि बताता हूँ। रोज सुबह जागने के बाद तुम्हें तिल का तेल लेना है और उसे अपने मुंह में भरकर उससे कुल्ला करना है। कुल्ला करने के बाद उस तेल को तुम बाहर फेंक देना। ये प्रक्रिया तुम्हें 21 दिनों तक हर दिन 5 मिनट तक करनी है। इसके बाद तुम्हारे शरीर के सारे नशीले कण खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर फिर से विद्युत की भांति काम करने लगेगा। याद रहे कि तिल के तेल का हर सुबह 21 दिनों तक ये विधि पूर्वक करना है। तीसरा सिद्धांत, जो कि आपकी बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा, वो ये है कि स्वाद को भुलाकर खाना खाओ जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है। हम अक्सर वो चीज खाते हैं जो इंसानी हाथों से बनाई जाती है। हम सीधे प्रकृति से मिलने वाले भोजन ग्रहण नहीं करते। इसीलिए जो भोजन हमारे सीधा प्रकृति से मिलना हो, जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज की रोटी इत्यादि इत्यादि, इस तरह खाना खाने से आपके शरीर से आलस्य तो दूर होगा ही और ऊर्जा से भरा रहेगा।
हम देखते हैं कि अक्सर आज की युवा पीढ़ी अपने स्वाद के लिए ही खाना खाते हैं। वो ऐसी चीजें खाते हैं जो ऐसी प्रक्रियाओं से बनी हुई है कि अगर आपने उनकी प्रक्रियाओं को देख लिया तो आपका खाना खाने का मन भी ना करे। जैसे कि बाजारों में चाउमीन, मोमोज, बर्गर वगैरह वगैरह। इस तरह का खाना खाने से आपके शरीर के अंदर नशीले कणों का उत्पादन होता है और ये नशीले कण आपके पेट से चिपक जाता है जो आपके अंदर आलस पैदा करता है। इसलिए खाना वो खाओ जो आपके शरीर को ताकत प्रदान करे, और ताकत वो खाना प्रदान करता है जो प्रकृति से सीधा प्राप्त होता है। अगला सिद्धांत जो समझने योग्य है वो ये है कि आप काम करने के लिए संसार में आए हो, अपना पूरा योगदान दो। जरा आप खुद सोचिए कि अगर आप इस संसार में नहीं आते तो आप निर्जीव होते, आप कोई पत्थर होते, कोई जीव जंतु होते, लेकिन आपको इंसान के रूप में एक जीवन मिला है जिसका आपको भरपूर उपयोग करना चाहिए। आपको अपना योगदान इस संसार में देना होगा, आपको अपना कर्म भोग पूरा करना होगा। उस कर्म भोग को पूरा किए बिना संसार में कहीं मुक्ति नहीं है। इसलिए अगर आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं कि मेरा योगदान इस संसार में क्या है और मेरा कर्म क्या है, तो आप खुद अपने आलस को खत्म करके अपना योगदान देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके बाद जो आखिरी बात समझने की है वो ये है कि हमारे बिना भी वो काम तो पूरा हो ही जाएगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि उस काम को करने में हमारी क्या ज़रूरत है, जब इतने लोग उस काम को करने के लिए पहले से ही मौजूद हैं, तो मेरी उसमें क्या आवश्यकता है, और उस काम में हम अपना योगदान नहीं दे सकते। लेकिन अगर उस काम को आप अपनी जिम्मेदारी समझें और ये समझें कि वो काम मैं ही पूरा करूँगा, तो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और उसके बाद आप अपने आलस्य को दूर कर पाने में बिल्कुल सक्षम होंगे। आप अपने आलस्य को समझ पाएंगे और उसको दूर भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।